बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we are going to discuss electron transport chain and oxidative phosphorylation. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शंस के रिजल्ट में बनने वाले NADH एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और इस ट्रांसपोर्टेशन के रिजल्ट में जो एनर्जी लिबरेट होती है, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्मेशन में यूटिलाइज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लिहाजा ये दोनों कपल्ड प्रोसेसेस हैं और साइमल्टेनियसली रन करते हैं। अब हम इन्हें साइमल्टेनियसली डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकी साइट क्या है। देखिए, यूकैरियोट्स में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है ये रिएक्शन, जबकि प्रोकैरियोट्स में जहां माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस रिएक्शन की रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, नाउ लुक एट द डायग्राम। यहाँ से हम एक ओवरव्यू लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स का। देखिए, दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल, यानी यहाँ से आयंस और मॉलिक्यूल्स इजीली इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से साइटोसोल की तरफ और साइटोसोल से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव कर सकते हैं। इससे अंदर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है और फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इन कंट्रास्ट विद आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल, यानी ये H+ जैसे स्मॉलर आयन को भी परमिट नहीं करती कि वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। ठीक है, इसके बाद अंदर का जो पोर्शन आता है वो कहलाता है मैट्रिक्स। अब हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। ये जिस तरह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं, यहाँ से हम बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। फिर इसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स 2, दिस इज कॉल्ड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 के बाद, यानी कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं यूबिक्यूनोन को। यूबिक्यूनोन इज ऑल्सो कॉल्ड कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q is not the complex of electron transport chain। ना तो ये कॉम्प्लेक्स है और ना ही ये किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। कोएंजाइम Q इज द मोबाइल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका फंक्शन ये है कि ये कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचाता है। कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 के बाद आ जाता है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C इज ऑल्सो अ मोबाइल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ हमने देख लिया कि ये दो, यानी यूबिक्यूनोन और साइटोक्रोम C, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मोबाइल कंपोनेंट्स हैं, ये किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, यूबिक्यूनोन या कोएंजाइम Q लिपिड इन नेचर है, जबकि साइटोक्रोम C हीम कंटेनिंग प्रोटीन है। साइटोक्रोम C का फंक्शन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ ट्रांसफर करता है। कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का फंक्शन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम C से लेकर ऑक्सीजन को देता है और ऑक्सीजन फिर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। अच्छा, यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ हमें एक और मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड ATP सिंथेज। ATP सिंथेज दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। दिस इज F0, जो एक स्टाक की तरह होता है, एक बैरियर की तरह होता है, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। फिर इसके बाद इसका F1 पोर्शन आ जाता है, ये लोब्स पर मुश्तमिल होता है। ये F1 पोर्शन रोटेट कर सकता है, इसके साथ एक छोटा सा सेगमेंट होता है इसी का, जो रोटरी मोटर की हैसियत रखता है, यानी ये पूरे मॉलिक्यूल को, पूरे लोब को रोटेट कराता है, जिसके रिजल्ट में
ADP और PI कंबाइन होकर ATP मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। कुछ बुक्स में इस ATP सिंथेज को कॉम्प्लेक्स 5 भी कहा गया है। ठीक है, अब हम इसका एक ओवरव्यू लेने के बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्सेस में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट की हेल्प से देखते हैं। देखिए, दिस इज NADH मॉलिक्यूल। हमने बात की थी कि NADH मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 1 को, यानी NADH डिहाइड्रोजनेस को। ये जब अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को देता है जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है। जब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है और NADH ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आकर NAD प्लस फॉर्म कर लेता है। इसके बाद फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड अपना इलेक्ट्रॉन देता है आयरन सल्फर प्रोटीन को। ये आयरन सल्फर प्रोटीन में आयरन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में +3 फॉर्म में मौजूद होता है और जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है तो ये अपनी +2 फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 का काम पूरा हो गया। अब कॉम्प्लेक्स 1 का फंक्शन सिर्फ इतना रह गया कि ये कोएंजाइम Q को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी NADH कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके रिजल्ट में जो एनर्जी लिबरेट होती है वो इतनी होती है कि H+ आयन मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करके इंटर मेम्ब्रेन इस स्पेस में पंप हो सकता है और पंप हो जाता है। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स 1 का जो आयरन सल्फर प्रोटीन है वो कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में यूबिक्विनोन कहलाता है और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये कहलाता है यूबिक्विनोल। ठीक, अब ये यूबिक्विनोल रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया। अब इसका फंक्शन ये है कि ये साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। साइटोक्रोम B ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में यानी आयरन की +3 फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाता है, Fe+2 की फॉर्म में आ जाता है और कोएंजाइम Q वापस ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। साइटोक्रोम भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है एक और आयरन सल्फर प्रोटीन को, यानी साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में भी आयरन सल्फर प्रोटीन मौजूद है। ये अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाती है और फिर ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करती है साइटोक्रोम C1 की तरफ। साइटोक्रोम C1 आयरन कंटेनिंग यानी हीम कंटेनिंग प्रोटीन है। हमने बात की थी ना कि साइटोक्रोम्स आर हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स, तो ये अपनी +3 फॉर्म में होता है यहाँ पे आयरन। जब आयरन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये +2 फॉर्म में आकर यानी रिड्यूस्ड फॉर्म में आकर अपना इलेक्ट्रॉन अब फ्री साइटोक्रोम C को दे देता है। साइटोक्रोम C हमने बात की थी ना कि मोबाइल कंपोनेंट है, तो अब कॉम्प्लेक्स 3 का फंक्शन भी एंड हो गया। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्सीडाइज स्टेट में, रिड्यूस हो जाता है और फिर यही इलेक्ट्रॉन ये दे देता है कॉम्प्लेक्स 4 को यानी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में दो पार्ट्स होते हैं, एक साइटोक्रोम A होता है और दूसरा होता है साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A आयरन भी कंटेन करता है और कॉपर भी कंटेन करता है। इसी तरह साइटोक्रोम A3 भी आयरन कंटेनिंग एज वेल एज कॉपर कंटेनिंग है। अब आयरन भी ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड दोनों स्टेट्स में मौजूद होता है। इसी तरह कॉपर अपनी +2 यानी ऑक्सीडाइज्ड और +1 यानी रिड्यूस्ड स्टेट में मौजूद होता है। जब साइटोक्रोम C अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A को देता है तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है। साइटोक्रोम A का आयरन +3 स्टेट में है और कॉपर +2 स्टेट में है। ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका आयरन +2 स्टेट में और कॉपर +1 स्टेट में आ जाता है। फिर इसके बाद साइटोक्रोम A अपना इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम A3 को। देखिए, ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है जहां आयरन +3 और कॉपर +2 स्टेट में है। फिर साइटोक्रोम A3 रिड्यूस हो जाता है आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इसका आयरन +2 फॉर्म में आ जाता है और कॉपर +1 फॉर्म में आ जाता है। फाइनली क्या होता है कि साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को, जहां ये प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं जब सेकेंड कॉम्प्लेक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन एंटर हो
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, यानी FADH2 मॉलिक्यूल के थ्रू। यहाँ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है। सक्सीनेट जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो वहाँ FAD मॉलिक्यूल FADH2 में कन्वर्ट होता है। अब ये FADH2 मॉलिक्यूल आयरन सल्फर सेंटर के साथ कंबाइन होता है, अपने इलेक्ट्रॉन इससे देता है। आयरन सल्फर सेंटर अपनी आयरन की +3 स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो +2 स्टेट में आ जाता है और FADH2 ऑक्सीडाइज होकर FAD बना लेता है। अब ये आयरन सल्फर रिड्यूस्ड फॉर्म अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है कोएंजाइम Q को, यानी ये इसका एंट्री पॉइंट है इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक, ये हमने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख लिया। अब हम अपनी प्रीवियस डायग्राम पर वापस चलते हैं। ठीक, ये देखिए हमने बात की थी कि जब NADH अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को देता है तो इसका रेसिपिएंट यानी इलेक्ट्रॉन का जो रेसिपिएंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनर से ज्यादा एफिशिएंट होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा होती है। दैट मीन्स के जब NADH कॉम्प्लेक्स 1 को अपना इलेक्ट्रॉन देगा उस वक्त इतना ज्यादा अमाउंट एनर्जी का लिबरेट होगा कि जिसकी हेल्प से प्रोटॉन मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह कॉम्प्लेक्स 3 में भी हो रहा है। जब यूबिक्यूनोल अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को देता है तो यहाँ पर भी एक बल्क ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जो H+ आयन को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करा के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देता है। फिर इसी तरह कॉम्प्लेक्स 4 में होता है, जब साइटोक्रोम C अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को देता है उस वक्त भी एक बल्क ऑफ एनर्जी रिलीज होता है और H+ आयन फिर से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करके मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो जाता है। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 जब अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डोनेट करता है उस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि जिससे H+ आयन पंप किया जा सके। ठीक है, तो यही वजह है कि जब NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है तो इसके रास्ते में 3 ATP सिंथेसाइजिंग साइट्स आती हैं, यानी 3 बार इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पंप होता है, जबकि FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होता है तो इसके रास्ते में सिर्फ 2 हाइड्रोजन पंपिंग साइट्स आती हैं। ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ जो कपल्ड प्रोसेस है यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो कैसे हो रही है। देखिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लॉट ऑफ H+ आयंस जमा हो गए हैं। अब ये H+ आयन बहुत ज्यादा गैदर होने की सूरत में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है विच इज ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट। इस प्रेशर की वजह से प्रोटॉन्स को अंदर मूव होना होता है, यानी फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स। तो ये इसके लिए कौन सा चैनल है, इसके लिए जो चैनल है इसे कुछ बुक्स में कॉम्प्लेक्स 5 कहा गया है, वैसे ये ATP सिंथेज मॉलिक्यूल है और जब हाइड्रोजन इस ATP सिंथेज के थ्रू एंटर होता है तो इसका F1 पोर्शन जो लोब है वो लोब मूव करता है यानी रिवॉल्व करता है। उसकी रेवोल्यूशन के रिजल्ट में ADP और PI मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर ATP मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें ये भी आंसर मिल गया why NADH produces 3 ATPs and FADH2 produces 2 ATP molecules. So this is all about electron transport chain and oxidative phosphorylation. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।